गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। घाटी में खिला कमल, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन। हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए एसओपी जारी। शिमला के रिज पर लगेगी वाजपेयी की मूर्ति, 25 दिसंबर को होगा अनावरण। और हिमाचल किसान संगठनों का प्रदर्शन, सीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों को दरकिनार कर लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। आवाम ने जमहूरियत पर मुहर लगाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बना है। यह पहला मौका है जब बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और जम्मू में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव में ताज किसी भी सिर सजे, लेकिन असली जीत जमहूरियत की हुई है। प्रदेश में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई मिथक तोड़ दिए हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी अनुराग ठाकुर ने इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बड़ी जीत बताया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड लोगों ने भागीदारी की है। ये जनतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोग खुद को जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट मानते थे, लेकिन हमारा भरोसा ऊपर वाले और जम्मू कश्मीर की आवाम पर है। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम। बीजेपी नेता एजाज अहमद ने कहा कि यह उनकी जीत है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर बलिदान दिया। ये सबकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। जिला विकास परिषद चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी देश की साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता से पहले ही कहा था कि यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और शांतिपूर्वक हो। इस कार्य को पूर्ण करने में सेना के जवानों और पुलिस का सहयोग सराहनीय है। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और शांतिपूर्ण हो, और मैं कह सकता हूं कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। इस जीत पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है। वहाँ सरपंच का चुनाव होता था पहले सिर्फ, और अब इस चुनाव में 3 टायर सिस्टम में, जिसमें ब्लॉक समिति के बाद जिला परिषद, जिनके डीडीसी जिसको बोलते हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, उसके चुनाव हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में तो सफलता मिली ही मिली, लेकिन कश्मीर रीजन में भी उसमें हमारा खाता खुला है, हमारी अच्छी सीटें जीत करके आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जम्मू कश्मीर अब मजबूती के साथ जुड़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत। आतंकी खौफ के बीच बारिश बर्फबारी में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग घाटी में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बूथों पर पहुंचे। पाकिस्तान से सटे कई जिलों में भी
बम्पर वोटिंग कर लोगों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान न हुजूम उमड़ेगा और न ही वाहनों का काफिला होगा। प्रत्याशी के साथ सिर्फ एक व्यक्ति नामांकन भरने जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतपेटियां और शहरी निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल में होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कोविड रोगी या क्वारंटीन व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन ऐसे लोगों का नामांकन अधिकृत किया गया दूसरा व्यक्ति ही करेगा। प्रत्याशी आयोग की वेबसाइट से नामांकन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेंगे। प्रत्याशी मास्क पहनकर प्रचार करने 5 लोगों के साथ जा सकेंगे। मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मतदाता का मास्क भी हटाया जा सकेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में प्रदेश भर के करीब 54.33 लाख वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 27,34,154 पुरुष और 26,98,709 महिलाएं मतदाता वोट डालेंगी। प्रदेश चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के लिए कुल 60,000 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने को करीब 22,000 पोलिंग पार्टियां बनाई है। ये पोलिंग पार्टियां अलग अलग चरणों में सेवाएं देगी। एसओपी के अनुसार 55 वर्ष से अधिक उम्र का कर्मचारी चुनावी ड्यूटी नहीं देगा। गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मी, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी। मतदान करने आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी के तहत गोले में खड़ा होना होगा। अगर मतदान के दौरान किसी का तापमान ज्यादा निकला तो उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करना होगा। जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त होगा। चुनाव में तैनात प्रत्येक कर्मियों को मास्क लगाना भी जरूरी होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है। मतदान केंद्र सैनिटाइज होंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना और पान तंबाकू खाना केंद्र और राज्य सरकार के जारी नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। ईवीएम की जांच के दौरान भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। और अब खबर राजधानी शिमला से। राजधानी शिमला के रिज में स्थित पद्मदेव परिसर में भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मूर्ति का विधिवत अनावरण किया जाएगा। मूर्ति को स्थापित करने के लिए करीब 9 फीट नींव तैयार की गई है और इसके ऊपर 9 फीट लंबी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रदेश में इस दिन रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ ही जन कल्याण से जुड़ी अन्य गतिविधियों का आयोजन भाजपा की ओर से किया जाएगा। इस मौके पर रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व पीएम की कविताओं और रचनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रिज मैदान पर सुशासन दिवस की तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेयर सत्या कौंडल को साथ लेकर तैयारियों का जायजा लिया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, वो एक महान राष्ट्रवादी और साथ ही साथ जो है वो एक दूरदर्शी नेता थे। हिमाचल प्रदेश से उनका विशेष नाता रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्रेणी गांव में उनका अपना जो है वो घर था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में रिज मैदान पर उनका जो है वो स्टैचू बने, तो
तो ये 9 फुट जो है पेडेस्ट्रियन है, 9 फुट स्टैचू का है, टोटल 18 फुट का जो है वो बनाया गया है इसमें। और बाकी सारा जो ये कम्प्लेक्स है इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो लगभग जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 70 लाख के करीब का है। ये 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन वैसे तो सारी दुनिया भर में जो है वो बड़े दिन के रूप में जाना जाता है, क्रिसमस का त्यौहार होता है, लेकिन अटल जी का जन्मदिन भी उसी दिन है और इसे सारे देश भर में जो है सुशासन दिवस के रूप में जाना जाता है। क्योंकि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे शासन की व्यवस्था में जो है वो परिवर्तन किए थे और उनका मुख्य जो है वो उद्देश्य ये था कि हमको जो है वो अच्छा शासन जो है जनता को देना, ये लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है उनका दायित्व है। तो इसलिए उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ गेटी थिएटर में उस दिन इस मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में जो है वो कार्यक्रम भी होगा, कविता पाठ भी होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उस दिन सारे देश के नाम जो संदेश मिलने वाला है वो भी वहाँ पर जो है सुना जाएगा। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने के साथ ही हिमाचल में भाजपा पंचायत चुनाव के लिए भी तैयार हो गई है। राष्ट्रीय किसान दिवस और किसान संगठनों के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति, किसान सभा व अन्य संगठनों ने प्रदेश में प्रदर्शन किए और अपनी मांगों को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए इस ज्ञापन में मांग की है कि तीनों किसान बिलों को निरस्त किया जाए और किसानों की मांगों को तुरंत स्वीकार करे, साथ ही इस किसान आंदोलन को बातचीत कर समाप्त करवाएं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति, किसान सभा व अन्य संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भारत की कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव संजय चौहान ने कहा कि किसान पिछले 28 दिनों से कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार किसानों की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके उलट सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को जायज ठहराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इससे सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट होता है। आज किसान संघर्ष समिति, किसान सभा व अन्य किसान संगठनों के द्वारा जो है ये जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके समर्थन में जो है आज प्रदर्शन किए गए और इन 3 कृषि बिलों को जो है जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, इनको वापस लेने के लेकर जो है आज एक ज्ञापन जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है उनको दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि इन तीनों कृषि कानूनों को जो है वो तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। तो इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जितने भी अनाज, फल व सब्जियां प्रदेश के अंदर पैदा होती है उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो प्रदान किया जाए और उसको आधार जो है जो स्वामीनाथन कमीशन है उसके आधार पर जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दिया जाए। इसके साथ साथ जो है जो प्रदेश की सरकार कृषि व बागवानी में जो है जो सब्सिडी खत्म कर रही है, आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस निर्णय को जो है प्रदेश सरकार तुरंत वापस ले और कृषि व बागवानी में जो सब्सिडी बीज के अंदर, खाद के अंदर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के अंदर मिलती थी व कृषि उपकरणों में मिलती थी उसको जो है बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो लंबे अरसे से एक आंदोलन किसान संघर्ष समिति, किसान सभा चला रही है कि जो किसानों की पेमेंट, बागवानों की पेमेंट जो है विभिन्न खरीदारों के पास है वो पेमेंट जो है तुरंत जो है वो सुनिश्चित की जाए। यदि सरकार जो है इन मांगों पर गौर नहीं करती तो आने वाले समय में जो है किसान संघर्ष समिति जो है अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर जो है इस आंदोलन को तेज करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।